क्या तमिलनाडु में बीजेपी का पूरा सेटअप कोलैप्स करने वाला है? के अन्नामलाई के रिजाइन करते ही अचानक ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के टॉप लीडर्स ने एक के बाद एक चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी? ये जो फ्राइडे को तमिलनाडु बीजेपी यूनिट में रेजिग्नेशंस का डोमिनो इफेक्ट दिखा है, ये सिर्फ एक नेता का गुस्सा है या फिर दिल्ली हाई कमांड के खिलाफ स्टेट लीडरशिप की एक बड़ी बगावत? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अन्नामलाई ने बीजेपी से अलग होते ही अपने साथ के बड़े नेताओं को बीजेपी से तोड़ लिया हो? दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रेजिग्नेशंस की जिन्होंने अन्नामलाई के जाते ही चेन्नई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। हम बात करेंगे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट करुणागर्जन और स्टेट सेक्रेटरी सुमति वेंकटेश की इस सडन वॉकआउट के पीछे आखिर असली मजबूरी क्या थी। दोस्तों, राजनीति का एक सिंपल रूल है, जब एक बैनियन ट्री गिरता है तो उसके आसपास की जमीन हिलती जरूर है। फ्राइडे को जैसे ही बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने अन्नामलाई का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, उसके महज कुछ ही घंटों के अंदर तमिलनाडु बीजेपी के अंदर एक ऐसी सुनामी आई जिसकी उम्मीद दिल्ली में बैठे टॉप बॉसेस को भी नहीं थी। सबर टूटा और सबसे पहले सामने आई स्टेट सेक्रेटरी सुमति वेंकटेश। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रेजिग्नेशन लेटर पोस्ट करते हुए साफ लिखा कि वो बहुत हेवीली हर्ट है, यानी भारी मन से पार्टी से अपनी 6 साल पुरानी एसोसिएशन को खत्म कर रही है। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी के विजन और नेशनलिज्म की तारीफ की, लेकिन उनका इस तरह अचानक चले जाना साफ इशारा करता है कि पार्टी के अंदर आम कार्यकर्ताओं और लीडर्स का दम घुट रहा है। और जोल्ट यहां नहीं रुका, उनके ठीक पीछे पीछे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट करुणागर्जन ने भी वॉकआउट कर दिया। नागार्जुन तो चेन्नई एयरपोर्ट पर अन्नामलाई को रिसीव करने तक पहुंच गए और उन्होंने खुलेआम कह दिया कि उनका सपोर्ट अब पूरी तरह से अन्नामलाई के साथ है। खबर तो यह भी है कि इन दोनों के साथ लगभग 14 से 15 और की ऑफिस बेयरर्स ने पार्टी छोड़ दी है। ये कोई आम एट्रिशन नहीं है दोस्तों, ये पूरी की पूरी स्टेट लीडरशिप का एक साथ ड्रेन आउट होना है। इस देश में 60 साल जीने के बाद भी हमने आखिरी 20 साल शांति से जीने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं बनाया, इसलिए हमें सब कुछ सोचना होगा। एक तरफ जेन अल्फा के युवा हैं, उस गति से काम करना होगा। दूसरी तरफ बुजुर्ग हैं, परिपक्व लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। हमें उनके जीवन के आखिरी समय को सम्मान से जीने की सुविधा देनी होगी। लेकिन मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बहुत बात करेंगे, हम बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी बातें साझा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा होगा। आपने एक और सवाल पूछा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वो ऊपर आ रहा है। मेरे लिए ये नया है, मैं भी इसे संभाल कर बोल रहा हूं। आपके और प्रधानमंत्री के बीच का फैसला, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मोहियम जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सम्मान है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की किसी बात से असहमत हैं तो हम गर्व से सीधे अपनी असहमति जताएंगे। त्रिभाषा सूत्र हाल ही में लाए गए समय सारणी में बदलाव, 2029 में ही 9वीं कक्षा के बच्चों को तीसरी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। जब इसे 2020 किया गया तो मैंने आवाज उठाई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम केवल विरोध करने के लिए किसी का विरोध नहीं करेंगे। हमारी राजनीति विरोध करने के लिए नहीं है। जैसे हम डीएमके को देखते हैं, जैसे हम एआईएडीएमके को देखते हैं, जैसे हम टीवीके को देखते हैं, जैसे हम भाई सीमन को देखते हैं, जैसे हम भाई अनबुमणि को देखते हैं, जैसे यहाँ के सभी नेताओं भाई जीके वासन, एसी षणमुगम, पारिवेंद्र, जॉन पांडियन, सभी कृष्णस्वामी जी, वाइको जी, प्रेमलता जी, तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जैसे हम देखते हैं, वैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी को देखूंगा। इसके लिए हमारे मन में कोई द्वेष या कुछ भी नहीं है। पार्टी अपने सिद्धांतों को आगे रखेगी। हम अपने आंदोलन के सिद्धांतों, अपनी पार्टी के सिद्धांतों को आगे रखेंगे। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। लोग गुणवत्ता देखकर हमें चुनेंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोगों के सामने खड़े हैं। आगे आपने एक और सवाल पूछा। आपने अमित शाह जी से मुलाकात की, तस्वीरें भी आईं। क्या बात थी। मैंने अमित शाह जी से भी बहुत शांति से जाकर कहा, मुझे इस तरह स्पष्ट करने जाना होगा। वहीं दूसरी ओर मैं किसी से लड़कर तमिलनाडु में बैठकर मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं कहकर रोने वाला इंसान नहीं हूं। मुझे इसकी आदत भी नहीं है। आकर सीधे आपकी आंखों में देखकर कहना, और अगर कुछ गलतियां हों तो उन्हें भी बताकर जाना ही मेरी संस्कृति है। मुझे लगता है कि इसे शालीनता से किया जा सकता है। ऐसा कहकर ही मैं बाहर आया। मैंने हर नेता के साथ ऐसा ही किया। हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। हम शालीन राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर अश्लीलता नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर हम अच्छी बातें करेंगे। हर कोई अपनी जगह पर तमिलनाडु के लोगों के लिए अच्छा काम करे। धैर्य धैर्य धैर्य, आखिरी बार मैं इस शब्द का फिर से उपयोग कर रहा हूं। हम इमारत बना रहे हैं, नीचे से बना रहे हैं।
उसे सही तरीके से बनाकर ले जाना होगा। विश्वास रखिए, साथ रहिए। 42 साल के उतार चढ़ाव के बाद आज मैं इस जगह पर आपके सामने आकर बैठा हूं। हमारा और का लक्ष्य नहीं है इस मार्केट से लेंगे भारत देश में, भारतीय देश में उतारू धाम भारत देश में महिला बता है और एयर कोई लक्ष्य नहीं। इसके लिए इंतजार कर रहे सभी लोगों को इंतजार को फिर से कहना चाहता हूं, हम बदलेंगे। इंतजार कर रहे सभी लोगों को, सुन रहे सभी लोगों को आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हुए मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम बदलेंगे। अब भैया एक जर्नलिस्ट के तौर पर इसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आखिर ये मास रेजिग्नेशंस क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला है, अन्नामलाई का विजन बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी को तमिलनाडु में अपनी आइडेंटिटी पर लड़े बिना ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन जब दिल्ली लीडरशिप ने AIADMK के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो स्टेट के बाकी नेताओं को लगा कि उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। करुणागर्जन और सुमति वेंकटेश जैसे लीडर्स इसी ग्राउंड रियलिटी को देख रहे थे। अब भैया तमिलनाडु में पिछले 5 सालों में जो लोग बीजेपी से जुड़े वो पार्टी के पुराने ढंग से नहीं बल्कि अन्नामलाई के उस एग्रेसिव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से इंस्पायर होकर आए थे। और जब उनका लीडर ही बाहर हो गया है तो इन लीडर्स के लिए पार्टी में रुकने का कोई लॉजिक ही नहीं बचा। तो अब इसका अंजाम क्या होगा? स्टेट प्रेसिडेंट नायनार नागेंद्र भले ही मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हो कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि तमिलनाडु बीजेपी इस वक्त बिना इंजन की ट्रेन बन चुकी है। अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि वो एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं जो अगला जनरल इलेक्शन लड़ेंगे, यानी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से करुणागर्जन और सुमति वेंकटेश जैसे सीनियर लोग उनके पीछे निकल चुके हैं, ये बात साफ है कि बीजेपी का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तमिलनाडु में बना था वो अब टूटकर अन्नामलाई की नई पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उन्होंने साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा मोमेंटम खो दिया है और अगर दिल्ली ने इस इंटरनल रिबेलियन को तुरंत नहीं संभाला तो तमिलनाडु में की गई पिछले 10 सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अन्नामलाई के बाद करुणागर्जन और सुमति वेंकटेश का ये वॉकआउट सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं बल्कि दिल्ली की टॉप कमांड के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये बताता है कि लोकल लीडरशिप को बाईपास करके आप स्टेट में पॉलिटिक्स नहीं चला सकते। अब देखना यह होगा कि क्या तमिलनाडु बीजेपी के अंदर अब और भी नेता हैं जो चिट्ठी तैयार करके बैठे हैं और अन्नामलाई का ये नया मूवमेंट बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इन रेजिग्नेशन से तमिलनाडु में बीजेपी का चैप्टर क्लोज हो गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.